स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? स्क्रीन अब आ रही है नजर सब स्टूडेंट्स को? अच्छा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एंटी हेलमिंथ ड्रग्स का। हेलमिंथ्स मैंने आप लोगों को कल भी आपको लेक्चर में डिस्कस किया था कि हेलमिंथ्स क्या होते हैं। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है हेलमिंथ्स क्या होते हैं? हमने प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स में डिफरेंस क्या होता है? हम्म जो प्रोटोजोआ होते थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जिसना प्लाज्मोडियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो हेलमिंथ्स थे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर इस तरह के वो मैनी सेल से मिलके बने हुए हैं। कभी किसी ने वर्म्स वगैरह देखे हैं, स्कैरिस वगैरह? जो वर्म्स होती हैं ना, जो ह्यूमन के अंदर जो वर्म्स इन्फेक्शन कॉज करती हैं बेसिकली, ये प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स दोनों ही पैरासाइट्स होते हैं। लेकिन जो हेलमिंथ्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनको हम वर्म्स भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो ड्रग्स डिस्कस की थी वो हम लोगों ने अगेंस्ट द प्रोटोजोआ की थी। आज जो हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे वो होंगी अगेंस्ट दी एंड हेलमिंथ्स। आज हम वर्म्स के अगेंस्ट ड्रग्स डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्म्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, एंटी हेलमिंथ्स कितनी तरह के होते हैं। एंटी हेलमिंथ्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: नीमाटोड्स, ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोड्स। इन सब की डिटेल आप अपनी माइक्रो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न ये नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए नीमाटोड्स होते हैं, ट्रीमाटोड्स होते हैं और सिस्टोड्स होते हैं। अगर आपको ये याद करने में मुश्किल हो रही है तो इसका एक निमोनिक है एनटीएस। एनटीएस का टेस्ट होता है ना, ठीक है। एन से बनता है नीमाटोड, टी से बनता है ट्रीमाटोड और एस से हम लोगों ने सिस्टोड कर लिया। अब इस सारे क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने इसको ऐड क्यों किया? बेसिकली इस चैप्टर में से कभी भी एससीक्यू नहीं आता होता, और अगर कभी आ भी जाता है एससीक्यू तो क्या आता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक, फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि नीमाटोड जो है इसके इनलिस्ट कर दें ड्रग्स, तो आपको इस क्लासिफिकेशन से वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। या वो कह देंगे कि जो ट्रीमाटोड्स हैं इनके ड्रग्स को इनलिस्ट कर दें, तो आप जो है, अगर आपने ये किया होगा क्लासिफिकेशन का टेबल, तो आप इजीली इनको इनलिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह वो सिस्टोड के भी ड्रग्स को पूछ सकते हैं। दैट्स वाई ये क्लासिफिकेशन का टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में मेजरली आपको ये क्लासिफिकेशन का टेबल ही आना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि हमने इन ड्रग्स को याद कैसे करना है, ठीक है। इसके हमने थोड़े थोड़े अपने से ही निमोनिक बनाए हैं। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए, मैं बोलूंगी, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लें। जो नीमाटोड्स की ड्रग्स होती हैं उनका जो निमोनिक होता है वो होता है आईवर्मैड, ठीक है, आईवर्मैड। आईवर्मैड में आईवर से बनता है आईवरमेक्टिन, मैड में एम से बनता है मेबेंडाजोल, ए से बनता है अल्बेंडाजोल और डी से बनता है डाइइथाइल कार्बामेजीन। और पेरेंटल पेमोएड जो है वो भी आप याद कर सकते हैं, वो इस निमोनिक में ऐड नहीं है। आइवरमेड, आई से क्या बनेगा, आइवरमेक्टिन, एम से मेबेंडाजोल, ए से अबेंडाजोल, डी से डाइइथाइल कार्बामेजीन एंड पायरेंटल पेमोएट। आइवरमेड पीपी, ऐसे आप निमोनिक इसको कर सकते हैं। ये किसके लिए ड्रग्स थी लिस्ट? नीमाटोड्स के लिए। नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है ट्रीमाटोड्स के लिए, ठीक है। ट्रीमाटोड्स के लिए जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई है उसमें भी 4 ड्रग्स आती हैं: बिथियोनोल, मेट्रिफोनेट, ओक्सेमनीक्विन एंड प्राजिक्वांटल। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है?
बिथियोनोल जो थी वो एक गर्ल है, ठीक है, उसने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, मैट्रिक एग्जाम, और उसमें क्वांटल प्राइज विन किया है। तो इसका जो निमोनिक बनता है, बिथियोनोल मैट्रिक एग्जाम क्वांटल प्राइज लिया। बिथियोनोल ने मैट्रिक एग्जाम में क्वांटल प्राइज लिया। देखिए, बिथियोनोल से बिथियोनोल बन गया, मैट्रिक से मैट्रिफोनेट, एग्जाम से एग्जामिनिक्विन, और क्वांटल प्राइज से प्रेजिक्वांटल। समझ आ रही है इस निमोनिक की? बच्चों आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स पढ़ी वो हमने पढ़ी अगेंस्ट द नीमाटोड्स और ट्रीमाटोड्स। जो लास्ट वाली है वो है सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में कोई भी न्यू ड्रग नहीं है, बेसिक एक ही ड्रग है न्यू, निक्लोसामाइड, ठीक है। बाकी जो तीनों ड्रग्स हैं वो प्रीवियस वाली ड्रग्स हैं, अल्बेंडाजोल, मोबेंडाजोल एंड प्राजिक्वांटल। दो ड्रग्स इसकी अल्बेंडाजोल मोबेंडाजोल की, एक ड्रग इसकी ट्रीमाटोड वाली प्राजिक्वांटल, और एक इसकी अपनी ड्रग है निक्लोसामाइड। क्योंकि ये सबसे एंड पे है क्लासिफिकेशन में, तो हमने इसको निकालना है, तो हमने इसको निक्लो कह दिया, निक्लोसामाइड, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हेल्मिन्स, नीमाटोड्स, ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोड्स। इनको याद करने का पैटर्न है, एनटीएस का एग्जाम होता है ना, तो एनटीएस, एन से नीमाटोड, टी से ट्रीमाटोड, सी से सिस्टोड, ठीक है। अब नीमाटोड की कौन कौन सी ड्रग्स हैं? अल्बेंडाजोल, मोबेंडाजोल, डाइमिथाइल कार्बामेजीन, आइवरमेक्टिन, पेरेंटल पेमोएट। इसका निमोनिक क्या था? आइवर मैड। आइवर से क्या बनता था? आइवरमेक्टिन। एम से क्या बनता है? मोबेंडाजोल, बिल्कुल। ए से क्या बनेगा? एल्बेंडाजोल। डी से क्या बनेगा? डाई इथाइल कार्बामेजीन। टीपी से क्या बनता है? पेरेंटल पेमोएट। So this is the mnemonic for nematodes. What is the mnemonic for trematodes? बिथियोनोल ने मैट्रिक एग्जाम में प्राजिक्वेंटल लिया। बिथियोनोल मैट्रिक से बनेगा मैट्रिफोनेट, एग्जाम में बनेगा एग्जामिनिक्विन, एंड प्रेजिक्वेंटल से प्रेजिक्वेंटल। नेक्स्ट सिस्टोड्स के लिए पहली दो ड्रग्स अल्बेंडाजोल मोबेंडाजोल, इस वाले में से प्राजिक्वेंटल, और एक इसकी अपनी ड्रग है विच इज निक्लोसामाइड। क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है? समझ आइए इस क्लासिफिकेशन की। अगर आप लोग इससे बेहतर निमोनिक बना सकते हैं तो आप उस तरह याद कर लें। ये मुझे थोड़े से आसान लगे थे स्टूडेंट्स के लेवल पे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस चैप्टर में सिवाय रट्टा लगाने के कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, और बाकी हम 3 से 4 ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, वो आना चाहिए। एंड दिस इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर में से कोई एक आधा एमसीक्यू आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ में आप लोग एक एमसीक्यूज के लिए इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। फर्दर चलें, ये क्लियर है सबको? चलें ठीक है। अच्छा, अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, पहले हम नीमाटोड्स की जो ड्रग्स हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर हम ट्रीमाटोड की ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर अगर सिस्टोड की वैसी ड्रग हुई तो फिर हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे। सबसे पहले जो हमने ड्रग देखनी है अगेंस्ट द नीमाटोड्स, तो नीमाटोड्स की कौन कौन सी ड्रग्स थी? आइवरमेक्टिन थी, मोबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, डाइमिथाइल कार्बामेजीन एंड पेरेंटल पेमोएट। सो आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल, मोबेंडाजोल, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है वो, इनके ना आप लोगों ने सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखने हैं। जो एल्बेंडाजोल है ना, मोबेंडाजोल है, ये एक्ट सेम चीज के ऊपर करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली के ऊपर करती हैं, लेकिन इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? एल्बेंडाजोल क्या करता है, जो ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रियोल है और ये माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स हैं,
ऑलरेडी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर्स बने हुए होते हैं ये उनको जाके डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। फॉर एग्जाम्पल ये एक नीमाटोड है, ऑब्वियसली नीमाटोड ने अब रेप्लिकेट करना है, माइटोसिस करनी है, तो वो क्या करेगी, अपने अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली बनाएगी। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली बन जाएगी और ये वाला जो नीमाटोड था बिल्कुल अपने आप को डिवाइड करने के बिल्कुल मतलब स्टार्ट करने लगा होगा अपनी अपनी डिवीजन, तो हम अल्बेंडाजोल देंगे। अल्बेंडाजोल ये जो सिंथेसाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली होगी इसको जाके डिसरप्ट कर देगी, खराब कर देगी। अब क्या नीमाटोड जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है जब उसकी माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली खराब हो गई है? नहीं कर सकेगा। इस तरह जो है ये वाला पैरासाइट जब रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा तो ये इन्फेक्शन भी फर्दर कॉज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसने जो ऑलरेडी फॉर्म्ड माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली होती है उसको जाके डिस्ट्रॉय करना होता है अल्बेंडाजोल ने। अल्बेंडा है ना, अल्बेंडा स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ये पहले जाके स्टार्ट करेगा उसकी डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, अब जो मेबेंडाजोल है ना वो इसकी छोटी बहन है। मेबेंडाजोल क्या करती है, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही जाएगी नीमाटोड के सेल के अंदर, और जहां पे सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होने लगा होगा वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस स्टार्ट होने लगी होगी, ये उस सिंथेसिस को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। इसने तो ऑलरेडी फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन ये वाला जो होगा मेबेंडाजोल ये उसकी सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होने देगी। जब माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो क्या जो नीमाटोड है वो डिवीजन कर सकता है अपनी? नहीं कर सकता। सो अल्बेंडाजोल क्या करती है, जो ऑलरेडी फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है जाके। ठीक है, और मेबेंडाजोल क्या करती है, सिंथेसाइज ही नहीं होने देती माइक्रोट्यूब्यूल्स को। जब सिंथेसाइज ही नहीं होंगे तो किस तरह डिवीजन होगी? ठीक है, हाँ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ए से अल्बेंडाजोल बनता है, ए से असेंबली। असेंबली जो होती है वो आपने अपने स्कूल्स में असेंबली ज्वाइन की होगी, आप किस तरह लाइंस वगैरह बना के सब अरेंज होके खड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो असेंबली में अरेंज्ड हैं। अब अल्बेंडाजोल क्या करेगी, इस अरेंज्ड असेंबली को आके तोड़ देगी, डिस्पर्स करवा देगी, तो सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। लेकिन जो मेबेंडाजोल होती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को सिंथेसाइज ही नहीं होने देगी। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ही नहीं बनेंगे तो ना स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ना ही सेल डिवीजन होगी, और ना ही नीमाटोड जो है अपना इन्फेक्शन कॉज करवा सकेंगे। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डिफरेंस समझ आया है? कौन सी ड्रग है जो कि पहले से बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है जाके? शाबाश, अल्बेंडाजोल। ये क्या करेगी, जो ऑलरेडी असेंबली बनी हुई होगी माइक्रोट्यूब्यूल की उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगी। और मेबेंडाजोल क्या करती है, न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस को कौन प्रिवेंट करता है? शाबाश, ठीक है, अब आप लोगों को ये क्लियर है। थर्ड जो ड्रग हमने नीमाटोड्स की पढ़नी है वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन मैंने इसलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी है क्योंकि हमें नहीं पता, ये फॉर नो रीजन हम लोगों ने कोरोना के पेशेंट्स में दी थी, और इसने कोरोना के पेशेंट्स में जो है बेहतरी कॉज करवाई थी। तो कोरोना के पेशेंट्स में ना आजकल हम आइवरमेक्टिन भी दे रहे हैं फॉर सम रीजन विच इज अननोन। ठीक है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि कोई टीचर आपसे वाइवा में इसकी डिटेल पूछ ले क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग नाउअडेज एज इट इज यूज इन कोविड-19। ठीक है, सो हम इसका सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये होता है कि आपको पता है ना कि जिस तरह नीमाटोड्स हैं इनके पास भी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं नीमाटोड्स वगैरह, इनके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होती है, क्योंकि आपने देखा है ना वर्म्स की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, ऐसी पल्सेटाइल मूवमेंट होती है। तो ऑब्वियसली इनको मूव करने के लिए मसल्स भी चाहिए होते हैं, तो इनके पास प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होती हैं, इनके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनके पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनके पास सब कुछ होता है। तो अब हमने एक ऐसी ड्रग बनाई आइवरमेक्टिन, जिसने क्या किया, आपको पता है कि गाबा क्या करता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में भी क्या करता है, आप लोगों ने फिजियो में पढ़ा होगा, जो गाबा था वो लेटरल इनहिबिशन करवाता था
हाँ, इनहिबिशन करवाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जब इनहिबिशन होगी तो क्या होता है, तो जो एक्सेसिव जो इतना ज्यादा वो जो हमारा मसल जो था ओवरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही होता था ना, हमारी बॉडी में भी गाबा क्या करता था, अगर कोई मसल जो था बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गाबा रिलीज होता था, जो कि लेटरल इनहिबिशन करवा देता था बाय रेंशा सेल्स, आप लोगों को याद होगा। और क्या होता था, हमारा मसल जो एक्सेसिवली पागलों की तरह कॉन्ट्रैक्ट करना होता था, वो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था। इस तरह हमारा मसल जो था ओवर कॉन्ट्रैक्शन से बच जाता था। ठीक है। अब हमने क्या किया, आइवरमेक्टिन के थ्रू हमने नीमाटोड्स के अंदर बहुत ज्यादा गाबा रिलीज करवा दिया। जब इतना ज्यादा गाबा रिलीज होगा तो क्या होगा, जब इतना ज्यादा गाबा रिलीज होगा नीमाटोड के अंदर, तो क्या मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है? मसल्स की इतनी ज्यादा इनहिबिशन हो जाएगी, इतना ज्यादा, देखें ये है वर्म, इसके अंदर आपने इतना ज्यादा गाबा रिलीज करवा दिया, आइवरमेक्टिन दी, जिसने इसके अंदर क्या किया, गाबा रिलीज करवा दिया। गाबा ने आके क्या किया, इसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की इनहिबिशन कर दी। जब इतनी ज्यादा मसल की इनहिबिशन हो जाएगी, तो क्या वो मसल जो है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पैरासाइट, इसके सारे मसल जो हैं, यहाँ हमने गाबा रिलीज हो गया, यहाँ भी गाबा रिलीज हो गया, यहाँ भी गाबा रिलीज हो गया, इतना ज्यादा गाबा रिलीज हो गया, तो ये मसल तो उसके पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन की इनहिबिशन हो गई है। तो अब ये वाला पैरासाइट, 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँ। 2 मिनट्स जरा वेट कर।
आवाज आ रही है मेरी? लैपटॉप की बैटरी खत्म हुई और साथ ही वो अपडेट पे चला गया। बस 1 मिनट। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? अच्छा, सबको एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया? हम आइवरमेक्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा कि जब हमने आइवरमेक्टिन दी तो जो भी नीमाटोड्स थे उस आइवरमेक्टिन ने जाके नीमाटोड्स के अंदर गाबा को एक्सेसिवली रिलीज करवा दिया। अब गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो उसकी जो मतलब सिग्नल था उसको इनहिबिट कर देगी। एज अ रिजल्ट पैरासाइट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो मूव नहीं कर सकेगा। सो जो पैरासाइट होगा वो इमोबिलाइज हो जाएगा, उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। तो अब ये पैरासाइट ना मूव कर सकता है, ना इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और ना ही ये पैरासाइट जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। इस तरह आइवरमेक्टिन जो है वो पैरासाइट्स में इमोबिलाइजेशन करवाती है थ्रू गाबा को इंटेंसिफाई करके। इसको याद रखने का तरीका ये था कि देखें इसमें आइवरमेक्टिन 2 टाइम्स आई आ रहा है, तो आई आ रहा है इट मीन ये इनहिबिशन करवाएगी, और किसकी? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की, विच इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। समझ आ गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है, अगर आ गया तो वो ये होता है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द ओनकोसर्कियासिस। ओनकोसर्कियासिस जो है ये भी पैरासाइट की एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है। आप लोग ये भी नीमाटोड्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें करेंगे। स्टिल आप फार्मा के लिए बस इतना याद रख लें कि आइवरमेक्टिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओनकोसर्कियासिस। उसके बाद आइवरमेक्टिन जो होती है वो प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। आइवरमेक्टिन में से एज अ होल आपने ये सब चीजें याद करनी है, इसके अलावा कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इज इट क्लियर? नीमाटोड्स की हमने 3 ड्रग्स पढ़ ली, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन। डाइथाइल कार्बामेजीन जो है ये कोई इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इतना ज्यादा नहीं करते। जो अब इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है प्रेंटल पेमोएट। प्रेंटल पेमोएट क्या करती है? अब इसका भी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने लगे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नीमाटोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास हर तरह मतलब उनके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी हैं, उनके पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर भी है, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, ऐसे ऐसे वो मूव करते हैं तभी वो आगे जाते हैं ना। ठीक है, इनकी थोड़ी सी इस तरह की मूवमेंट होती है, पल्सेटाइल सी। हमने क्या किया, प्रेंटल पेमोएट ड्रग दी। किसी पेशेंट को पैरासाइट का इन्फेक्शन था, नीमाटोड्स की वजह से, उसके नीमाटोड्स के वर्म्स थे उसके पेट में। हमने पेरेंटल पेमोएट दी। इस पेरेंटल पेमोएट में जाके क्या किया, जो जो वर्म था उसके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे, आपको पता है ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये उसकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थी, फोर्स पोज। ठीक है, और यहाँ पे उसके क्या थे, निकोटिनिक रिसेप्टर पड़े थे, ये इसकी नर्व आ रही थी, यहाँ पे मसल था, मसल के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर लगे हुए थे। अब क्या हुआ, इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को हम लोगों ने स्टिमुलेट कर दिया। जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ नीमाटोड्स, तो इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई।
इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये मसल जो है, अब हमने कॉन्टिन्यूसली क्या किया, पेरेंटल पेमोइड दी, पेरेंटल पेमोइड क्या करती है, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रखती है, स्टिमुलेट करके रखती है। जब पेरेंटल पेमोइड से ये निकोटिनिक रिसेप्टर कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेटेड रहेंगे तो ये मसल भी कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। जब ये वर्म का मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो आप लोगों ने फिजियो में पढ़ा होगा कि लंबे टाइम के लिए जब मसल डीपोलराइज हो जाता है तो मसल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मसल फटीग हो जाती है। याद है किसी बच्चे को? जब मसल फटीग हो जाएगी तो क्या अब ये वाला जो वर्म है ये मूव कर सकता है फटीग मसल से? नहीं कर सकता। अब ये वाला जो वर्म होगा ये दोबारा से पैरालाइज हो जाएगा और ना ही ये अब इन्फेक्शन कॉज कर सकेगा और ना ही ये अपने आप की रेप्लिकेशन कर सकेगा। पेरेंटल पेमोइड क्या करती है, उसके निकोटिनिक रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर? वर्म के हेलमिंथ के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब इतने ज्यादा एनएम जंक्शन जो है वो स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये जो मसल था ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और मसल इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, इतना ज्यादा डीपोलराइज होगा कि उसमें डीपोलराइज्ड इंड्यूस पैरालिसिस हो जाएगी। इज इट क्लियर? सब बच्चे मुझे बताएं, पेरेंटल पेमोइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया? हम्म तो बताएं पेरेंटल पेमोइड किस जंक्शन के ऊपर जाके एक्ट करती है? पेरेंटल पेमोइड में अगर आप देखें तो इसमें एन भी आ रहा है और इसमें एम भी आ रहा है। तो एनएम स्टैंड फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जब ये एक्ट करेगी तो सबको समझ आ गया ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्टार्ट। ये दिस इज ऑल अबाउट द नीमाटोड्स। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो हमने करने हैं ड्रग्स अगेंस्ट ट्रीमाटोड्स। ठीक है, जो ट्रीमाटोड्स हैं उनमें हमने कौन कौन से ड्रग्स किए थे? क्या निमोनिक था उसका? बिथेनॉल, एग्जामिनिक्विन। ऑब्वियसली जो फ्लूक्स होते हैं और जो टेपवर्म्स होते हैं ना, ये आप लोग पढ़ेंगे, टेपवर्म्स और फ्लूक्स जो होते हैं वो नीमाटोड्स नहीं होते। तो आप लोग जब इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि नीमाटोड्स क्या होते हैं, ट्रीमाटोड्स क्या होते हैं और सिस्टोड्स क्या होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने इसमें 4 ड्रग्स पढ़ी थी, बिथियोनोल, एग्जामिनिक्विन, मेट्रिफोनेट और लास्ट वाली थी प्रेजिक्वेंटल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो होती है प्रेजिक्वेंटल, और जो प्रेजिक्वेंटल ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने सिर्फ डिस्कस करना है। अच्छा, जो प्रेजिक्वेंटल होती है ये क्या करती है, ये आपको पता है कि वर्म्स के अंदर मसल्स हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अब हमने उस पेशेंट को क्या, जिसके अंदर वर्म्स थे, हमने उस पेशेंट को प्रेजिक्वेंटल दी। प्रेजिक्वेंटल देने से क्या हुआ कि उसके अंदर कैल्शियम की परमिएबिलिटी इनटू द मसल सेल्स इंक्रीज हो गई। जब बहुत ज्यादा मसल के अंदर कैल्शियम जाएगा तो मसल के अंदर क्या हो सकता है? जब बहुत ज्यादा कैल्शियम मसल के अंदर जाता है तो मसल को क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जब इतनी ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल दोबारा से क्या हो जाएगा, फैटीग हो जाएगा, और हम क्या कहेंगे, डिपोलराइज्ड इंड्यूस पैरालिसिस हो जाएगी उसको। टेक्नी के बाद भी क्या होता है कि मसल में फटीग आ जाती है और मसल जो होता है पैरालाइज हो जाता है। समझ आइए इसकी?
सो जो प्रेसिक्वेंटल होती है ये क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है कि इसने इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन करके पैरालिसिस करवा देनी है। लेकिन जिस तरह पीछे हमने ड्रग की थी वो निकोटिन रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट करती थी, इस तरह जो प्रोजिक्वेंटल होती है वो कैल्शियम की एंट्री बहुत ज्यादा करवा देती है। और आप सबको पता है कि मसल्स में कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। जब कैल्शियम इतना ज्यादा एंटर हो जाएगा मसल के अंदर, ये हम ट्रीमाटोड की मसल की बात कर रहे हैं, ये देखें इसके अंदर इस तरह मसल होगा, यहाँ से कैल्शियम की एंट्री होगी और ये मसल ओवर एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब ये मसल इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मसल एट द एंड फटीग हो जाएगा और फिर वो मसल फ्लैसिड हो जाएगा और उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने एक नीमाटोड्स के बारे में सारी ड्रग्स पढ़ ली और अब ट्रीमाटोड्स के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है सिस्टोड के बारे में। सिस्टोड जो है हमने सिस्टोड की ड्रग्स बताए मुझे सब स्टूडेंट्स। उसमें दो नीमाटोड की ड्रग्स थी, अल्बेंडाजोल मबेंडाजोल। एक कौन सी ड्रग थी, प्रेसिक्वेंटल थी। और सिर्फ एक इसकी अपनी ड्रग थी जो कि थी निक्लोसामाइड। ये निकाल देती है सब चीजों को, निक्लोसामाइड। ठीक है। सो जो निक्लोसामाइड है वो क्या करती है, आपको पता है कि ऑब्वियसली अगर ये वर्म है, ठीक है, तो इसने ऑक्सीजन भी, एटीपी भी इसको चाहिए होगी, इसने ऑक्सीजन भी यूटिलाइज करनी होगी। तो इस वर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रही होती है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने किसी भी तरीका से ना कुछ ऐसा काम करना है कि जो वर्म है, जो हेलमिंथ है, या तो वो पैरालाइज हो जाए, या तो अपनी रेप्लिकेशन ना कर सके, या फिर हम उसकी ऑक्सीडेटिव डेथ करवा दें। ठीक है। सबसे पहले जब हमने नीमाटोड में किया था तो हमने उसकी माइक्रोट्यूबुल असेंबली को अफेक्ट किया था, जिससे क्या हुआ था, उसकी वो ही नहीं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती थी, रेप्लिकेशन नहीं हो सकती थी। फिर हमने ट्रीमाटोड्स की बात की जिसमें हमने क्या कहा कि हम उसकी ओवर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करवा के उसको हम फटीग कर देंगे उसके मसल्स को, जिससे क्या हो जाएगा, वो इमोबिलाइज हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे सिस्टोड्स हैं जो कि क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है जिसके थ्रू उसने एटीपी बनानी होती है, और एटीपी आप सबको पता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इज वेरी नेसेसरी। सो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद होगी तो उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, और जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं होगी इस पैरासाइट के अंदर, तो क्या ये पैरासाइट मूव कर सकता है, या अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, या अपना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इस पैरासाइट की भी डेथ हो जाएगी। क्योंकि आप देखो ना कि अगर एक पैरासाइट है, उसका बेसिक काम ही है, उसने इन्फेक्शन कॉज करवाना है, उसने जिंदा रहना है, लेकिन अगर उसका आप अंदर से उसका ईटीसी ही बंद कर दो तो वो कुछ टाइम के लिए तो नॉन फंक्शनल होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होगा तो वो इतना वीक हो जाएगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। और जब इसकी डेथ हो जाएगी तो हमारे मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इसको आके इनगल्फ कर लेंगे और इसको क्लीन कर देंगे हमारे उस एरिया को। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी हेलमिंथ ड्रग्स। सब स्टूडेंट्स को समझ आइए। ये कल के इंपॉर्टेंट एससीक्यूज हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मेट्रोनिडाजोल का, ये तो आप लोगों ने मैंने समझा दिया था, लेकिन इसके साथ इसका एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू ये भी आता है कि व्हाई इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्कोहलिक्स। कोई बच्चा मुझे इसकी रीजन बता सकता है, व्हाई मेट्रोनिडाजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्कोहल टेकिंग पर्सन्स? जो जो मेट्रोनिडाजोल थी इसका एक साइड इफेक्ट था कि इसकी वजह से डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस आते थे। और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें अल्कोहल पीने के बाद आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल, डिजीनेस होती है, एटेक्सिया हो जाता है आपको, और क्या होता है, स्लर स्पीच हो जाती है, आपसे चला सही नहीं जा रहा था, स्टम्बल गेट हो जाती है आपकी। सो दीज आर द डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। और अगर आपने
अल्कोहल ड्रिंक की हुई है और साथ में आप उस पर्सन को मेट्रोनिडाजोल दे दोगे तो उस पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स और एग्रेवेट कर जाएंगे, विच इज वेरी लीथल फॉर दैट पर्सन। सो हम अल्कोहलिक्स में कभी भी मेट्रोनिडाजोल नहीं प्रेफर करेंगे। बच्चे, ये जो आप टिनाइटस, ब्लड विजन बता रहे हो ना, ये सिंकोनिज्म के सिम्टम्स हैं। टिनाइटस, वर्टाइगो, हेडेक, ब्लड विजन, जीआई डिस्ट्रेस। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। So this is all about the anti-Helminth drugs. I hope आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लें, और किसी ने प्रीवियस लेक्चर से भी अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर लें। मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ। बताएं बच्चों, समझ आइए आज के लेक्चर की? बच्चे, मेट्रोनिडाजोल की बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो होती है वो अच्छी हो जाती है विद फूड, इसलिए हम इसको फूड के साथ देना ही प्रेफर करते हैं। कुछ कुछ ड्रग्स होती है ना, जिस तरह हम उनको फूड के साथ प्रेफर करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने वो भी देखी थी, एजिथ्रो, एरिथ्रो, उनको बिफोर फूड आफ्टर फूड। या फिर जिस तरह टेट्रासाइक्लिन थी, उसको कभी भी मिल्क के साथ नहीं देते थे क्योंकि उसका इंटरेक्शन होता है मिल्क के साथ और वो एब्जॉर्ब नहीं होती। इस मेट्रोनिडाजोल भी एक ऐसी ड्रग है जो कि फूड के साथ अच्छी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए हम इस ड्रग को फूड के साथ देते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। किसी को प्रोटोजोआ वाले चैप्टर में, मलेरिया वाले चैप्टर में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि कल आप लोगों का भी टेस्ट है और टेस्ट में सबने अच्छा परफॉर्म करना है। किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं है? लेक्चर ठीक था, सबको समझ आई है एंटी हेलमिंथ्स की? नॉन फैल्सीपैरम का मतलब होता है कि जिस तरह प्लाज्मोडियम की अदर स्पीशीज होती हैं अदर देन फैल्सीपैरम, विवेक्स ओवेल या मलेरी, उनको कहते हैं नॉन फैल्सीपैरम। अगर किसी बच्चे को टेस्ट की टाइमिंग से इश्यू है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, मैं उसका जो टेस्ट है वो बिफोर 10 PM जो है डिस्कशन से पहले ले लूंगी। कल का लेक्चर सबको क्लियर हुआ था? सबको समझ आई थी प्रोटोजोआ वाले ड्रग्स की? चलें ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं। आई थिंक सबको समझ आई है। इस चैप्टर में से मैंने आपको जितना बताया एंटी हेलमिंथ्स में से यही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। अगर कोई बच्चा अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ना चाहता है, अपने इंटरेस्ट पे, तो वो जरूर पढ़ सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही वो बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। नॉन रेजिस्टेंट सेंसिटिव फैल्सीपैरम मलेरिया का मतलब ये है कि वो स्पीशी जो है वो फैल्सीपैरम की है, लेकिन अभी ये वाली स्पीशी किसी भी ड्रग से रेजिस्टेंट नहीं हुई, मतलब इस स्पीशी को हम क्लोरोक्वीन देकर भी किल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेंसिटिव है हर तरह की ड्रग्स के लिए, इसको कहते हैं नॉन रेजिस्टेंट सेंसिटिव फैल्सीपैरम मलेरिया। मतलब कि ना ही ये रेजिस्टेंट हुई है अभी किसी ड्रग से, और ये सेंसिटिव है हर ड्रग के लिए, सो हम इसको इजीली किल कर सकते हैं। सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, एंटी प्रोटोजोआ वाले चैप्टर में से किसी को कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर इस सेंस में है कि अभी आप लोगों ने माइक्रो नहीं पढ़ी थी, तो आपको सारे साइकिल दोबारा एक बार अच्छे से गो थ्रू करने पड़े होंगे।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कल बच्चों ने ग्रुप में भी नहीं बताया लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई, तो हम तो परेशान हो गए थे, बच्चों को कुछ भी सही शायद समझ नहीं आया। चलें ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।